हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AR की क्लासेस पर। मैं हूं अंकित आर्या और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का चैप्टर 3 जो कि है धातु और अधातु। चलिए फ्रेंड्स, आज समझते हैं धातु और अधातु क्या कहलाते हैं। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में से धातु और अधातु आता है, जिसमें से आपके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग समझते हैं धातु और अधातु क्या कहलाते हैं। पहले मैं आपको धातु समझाऊंगा, फिर अधातु। तो चलिए देखते हैं इनको धातुओं को कैसे समझा जा सकता है। तो हम लोग समझते हैं धातुओं को कैसे समझा, इनको इनकी परिभाषा के द्वारा समझा जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज के द्वारा समझा जा सकता है। और देखते हैं ये किस प्रकार से क्रिया करते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे इनको देखकर हम पहचान सकते हैं। तो मैं आपको धातुओं की परिभाषा के तौर पर इनकी प्रॉपर्टीज ही बताऊंगा, इनके गुण भी बताऊंगा, ये क्या क्या होते हैं और कैसे ये रिएक्शन करते हैं, कुछ भी जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलिए सभी प्रॉपर्टीज इनकी देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो मैं बात करता हूँ धातु की। धातु क्या कहलाते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है धातु और अधातु। तो धातुओं की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके द्वारा इन्हें समझा जा सकता है। तो इसको नंबर 1 पर मैं लिख देता हूं। फ्रेंड्स, धातुओं को उनके गुण धर्मों के आधार पर समझा जा सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ गुण धर्म लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ, एक एक समझाते जाऊंगा और बताते जाऊंगा, आपको एक एक क्लियर होगा। तो मैं आपको पहला पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि तत्व अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं और धनायन में परिवर्तित हो रहे हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो यानी कि धातु को पहचानने के लिए उसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागना जरूरी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तभी तो वे धातु कहलाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने एक ले लिया यहाँ पर सोडियम धातु। सोडियम धातु ले लिया और ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और धनायन में परिवर्तित हो रहा है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो लेकिन बात आती है क्यों अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो किस वजह से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। तो देखना चाहिए इनमें जो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 11। अब इनने अपने कितना त्याग दिया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इनमें कितनी बची, 10। अब बात आती है कि इनने अपना इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा। तो इसलिए इसमें बात यह आती है कि 11 में कंफर्टेबल मतलब जो है उसको सही महसूस नहीं हो रहा होगा, इसीलिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। इसी प्रकार जितने भी धातु होती है, सोडियम के अलावा पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह वगैरह जितनी भी धातु होती है वो सब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। यही उनकी पहचान होती है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाता है, धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं Mg होता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और परिवर्तित हो जाता है Mg 2 पॉजिटिव में। तो इसमें दो धनायन लगे होते हैं। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में 3 लगे होते हैं। तो इसी प्रकार ये चलता रहता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागते धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, चलिए इससे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, तो इसमें मैंने लिखा है ये ठोस होते हैं, जैसा कि धातु ठोस होते हैं। हम देखते हैं सोना ठोस होता है, लोहा ठोस होता है, एल्यूमिनियम ठोस होते हैं, चांदी भी ठोस होती है। कई कई जगह तो देखा है हथौड़े से तोड़ते हैं, लोहा लोहे को ही पीटता है। तो ये ठोस होते हैं, लेकिन इसमें एक अपवाद भी होता है कि जो सीजियम धातु होती है, जिसको CS से प्रदर्शित करते हैं, ये ठोस नहीं होता है, या आप कह सकते हैं मुलायम होता है, रबड़ की तरह होता है, द्रव होता है, कुछ भी प्रकार से समझ सकते हैं। और जो Hg हमारी मरकरी ये धातु होती है, उसको मरकरी के अंदर भी धातु के अंदर रखा गया है। ये केवल कमरे के टेम्परेचर पर ही धातु में परिवर्तित होती है। बाकी और ज्यादा या कम करने पर या ज्यादा करने पर टेम्परेचर से ये धातु मतलब ठोस नहीं रहती है। तो कुछ मतलब 2 ही या 3 ही जो अपवाद होते हैं वो है, बाकी हमारी सभी धातुएं ठोस होती है। आपने लोहा भी देखा होगा, वगैरह वगैरह देखे होंगे जो ठोस होते हैं। और इनमें धात्विक चमक होती है। धात्विक चमक मतलब ये चमकते हैं, ये अलग प्रदर्शित करते हैं अपनी चमक। धातु जैसे हमें कहीं पे सोना दिख जाए तो कहीं पे उसकी चमक अलग ही चमकती होगी। चांदी की देखते हैं बहुत से जो ज्वेलरी बनवाते हैं, पायल बनवाते हैं, तो उनकी चमक अच्छी रहती है। जो नई नई धातु होती है उनकी चमक तो और अच्छी रहती है। और आगे बढ़ते हैं।
एक विद्युत के सुचालक होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं विद्युत के सुचालक किस प्रकार से होते हैं। विद्युत धारा का है मतलब जो विद्युत धारा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं घरों में हमारे तार लगे होते हैं, हमने यहाँ स्विच दबाया, वहां बल्ब ऑन किस प्रकार होता है। तो ये इसे मतलब विद्युत का प्रवाह होता है, इसीलिए एक चटकनी दबाने से बल्ब जल जाता है, इसीलिए विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन हमें धातु में किस तरीके से होता है, हम देखते होंगे कि डोरी आती है या तो फिर एल्यूमिनियम की आती है या फिर कॉपर की आती है। तो कॉपर की धातु भी देखी होगी आपने, सुना होगा कॉपर की धातु अच्छी होती है, मतलब कॉपर की हम डोरी लेते हैं तो समझते हैं कि अच्छी डोरी होती है और ये विद्युत का सुचालक अच्छी तरीके से करती है। सुचालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनमें करंट प्रवाहित होता है वो सुचालक कहलाता है। और एक बात बताऊं, जो सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी होता है, चांदी Ag, चांदी महंगी बहुत पड़ती है लेकिन चांदी इसकी अच्छी सुचालक होती है। चांदी के तार बनाने पर उनमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आती है, कभी इसका तार जलता नहीं है। चांदी के तार कितनी भी धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और जो लेड होता है हमारा शीशा कहते हैं जैसे पीवी, वो सबसे कम सुचालक होता है, उसमें विद्युत का सुचालक नहीं होता होगा। आइए देखते हैं आगे 5वें नंबर पॉइंट पर। इनमें आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसा कि 5वें पॉइंट में लिखा है आघात वर्धनीयता और तन्यता क्या कहलाती है, इसको समझना चाहिए। आघात वर्धनीयता होती है जैसे कि किसी भी धातु को पीट कर उसका आकार बदल देना, आघात वर्धनीयता कहलाती है। जैसे कि कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी में हम लोग समझते हैं कि नोक चली गई या वो मतलब चपटी हो जाती है कोई भी धातु, तो उसको पीट कर उसको फ्लैट कर देते हैं, चिकना बना देते हैं और पतला कर देते हैं। जैसे हम प्लास्टिक को पीटे तो वो टूट जाती है, धातुओं में ही ये गुण होता है कि उनको पीटने पर वह परिवर्तित हो जाती है, पतली हो जाती है वगैरह वगैरह। और तन्यता मतलब इनको तानना भी सरल होता है। हम किसी धातु को पिघला कर उसको ताने तो वो तन भी जाती है और कई लंबी दूर तक तन जाती है। जैसे कॉपर की डोरी बनाई जाती है तो उनको भी तान के बनाया जाता है। और जो हमारा गोल्ड होता है ना, उसको तो हम इतना तान सकते हैं कि आप सोच सकते हो, जैसे कि 1 ग्राम सोना लिया हमने, उसका हम एक तार बनाया, उसको ताने तो 2 किलोमीटर तक का तार बन सकता है। जी हाँ, 2 किलोमीटर तक का तार कितना बड़ा हो जाएगा। और अब तन्यता और आघात वर्धनीयता आपका क्लियर हो चुका होगा। देखते हैं इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या कहलाते हैं, गलनांक वे कहलाते हैं वह ताप जिस पे धातु ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि लोहा को हम इतने ताप पर गर्म करते हैं कि वह पानी सा बन जाए एकदम से, तो वह उनका गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक की जो मतलब ठोस है या द्रव है उससे वायु बन जाना क्वथनांक कहलाता है। उच्च होते हैं मतलब इनके क्वथनांक और गलनांक 2, 3, 4, 5 इस प्रकार नहीं होते हैं। उच्च मतलब बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि बहुत अधिक होते हैं। गलनांक क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं, यही ये प्रदर्शित करता है। इनके धातु ऑक्साइड, यानी कि जो भी धातु है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। और एक बात मैं बता दूं कि जो भी धातु होती है वह कभी फ्री नहीं पाई जाती है। कि जैसे कि हम समझें कि Fe है, इसको ऐसे अकेले समझ लें कि जी Fe होगा, या लोहा है या जो सोडियम है वो अकेला होगा। कि ऑक्साइड, कार्बोनेट और जो सल्फाइड इनके जो होते हैं अयस्क बोलते हैं, उन्हीं के रूप में पाया जाता है, फ्री कभी नहीं पाया जाता है। तो इनके जो धातु ऑक्साइड बोलते हैं, जैसे कि धातु मैंने ले ली है जिंक का ऑक्साइड ZnO, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, ये फ्री नहीं है, तो ये धातु ऑक्साइड कहलाएगा। ये क्षारीय प्रकृति का होते हैं, मतलब ये क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्षारीय प्रकृति का मतलब इनमें जो क्षारक के गुण होते हैं वही ये प्रदर्शित करेंगे, और जो क्रिया क्षारों में होती है वही इन धातु ऑक्साइड में होंगी। धातु ऑक्साइड में होगी, ना कि धातु में। धातु अलग हो जाती है, धातु हम अलग कर सकते हैं, धातु ऑक्साइड से धातु अलग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 4 पॉइंट समझाए, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, ठोस होते हैं,
ऑक्सीजन को छोड़कर और धात्विक चमक होती है, अलग चमकने लगते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा भी प्रवाहित की जाती है। इनमें आघात बढ़ता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। इन्हें पीट सकते हैं, ठोक सकते हैं और इन्हें तान सकते हैं, मतलब इनको तान कर लंबा किया जा सकता है। और इनके गलनांक व क्वथनांक वृक्ष होते हैं और इनमें धातुओं से क्षारीय प्रकृति के होते हैं। चलिए हम धातु समझ चुके हैं, अब बारी आती है अधातुओं की। तो देखते हैं अधातु क्या कहलाते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है जिस प्रकार धातु भी हुआ करती थी। तो इनमें कुछ अलग नहीं होता है, जो धातुओं में हुआ करता है उसी का उल्टा अधातुओं में होता है। जैसा कि धातु में जो लक्षण थे वो अधातुओं में नहीं होंगे, उसके उल्टे होंगे। यानी वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाते हैं अधातु कहलाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित होते थे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है क्लोरीन है, ये गैस है। क्लोरीन जो अधातु में आती है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया। तो इसने अपना ये इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिया। एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण करके ऋणायन में परिवर्तित हो गई। तो इसकी भी उसी प्रकार बात आती है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्यों ग्रहण किया, किस प्रकार ग्रहण किया। तो जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसीलिए वो इधर उधर भटकता रहता है कि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिलेंगे, किस प्रकार मैं ग्रहण कर सकूं। तो इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ग्रहण कर लेती है और उसके साथ जुड़ जाती है। तो इसने 17 थे, इसने एक ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 18 हो गए। तो इसमें एक -4 लग गया, मतलब इस पर एक कर्ज हो गया। इस पर इसने एक किसी का इलेक्ट्रॉन लिया है, इसीलिए इसमें ऋणायन चार्ज आ गया है। नंबर 2 पर बात करते हैं, ये ठोस नहीं होते हैं, यानी कि धातुएं जिस प्रकार ठोस हुआ करती थी उस प्रकार ठोस नहीं होती हैं। कुछ एक दो जो अधातु हैं वो ठोस होते हैं, जैसे कि फास्फोरस अधातु है, ठोस होता है। गंधक है जो बाजार में मिलता है, आपने देखा होगा, गंधक भी थोड़ी ठोस होता है। और जो ब्रोमीन है, केवल इनमें से जितने भी अधातु हैं उनमें से केवल ब्रोमीन ही एक द्रव है, द्रव के रूप में पाया जाता है, यानी कि लिक्विड, जैसे कि वाटर पाया जाता है उसी प्रकार ये ब्रोमीन पाया जाता है। बाकी सभी गैसें होती है। बाकी जितने भी अधातु हैं इनको छोड़कर जो कम ठोस होते हैं वो जो द्रव होते हैं, बाकी जितने भी अधातु है सभी गैस होती है। और अगले पॉइंट की बात करें हम, तो इनमें धात्विक चमक नहीं होती है। धातुओं में हुआ करती थी लेकिन अधातुओं में इनमें चमक नहीं होती है। जैसे कि वो चमकते थे, अलग ही उनको दूर से पहचाना जा सकता था, इनमें चमक नहीं होती है। चमक क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये गैस होते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं कि ये क्या होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे कि धातु में विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, उनको मतलब विद्युत को ले जा सकते थे, इलेक्ट्रॉन ले जा सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं। इनमें जो ग्रेफाइट ही जो कार्बन का अपर रूप होता है वही केवल विद्युत धारा प्रवाहित करता है। यही आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सी अधातु है जो विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है, तो वो है ग्रेफाइट, जो कि एक कार्बन का अपर रूप है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ग्रेफाइट ही है जो विद्युत का संचालन करता है। बाकी सभी अधातुएं कोई भी विद्युत का संचालन नहीं करती हैं। और आगे 5वें नंबर पॉइंट पे है, आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। न इनको पीट सकते हैं न इनको तान सकते हैं, तुरंत ही टूट जाएंगी या नष्ट हो जाएंगी। बहुत ही क्षीण होती है, गैस होती है, द्रव होता है, इनको कुछ नहीं कर सकते। आगे 6वें पॉइंट पर इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। जैसे कि मैंने धातुओं में बताया, इनके गलनांक व क्वथनांक धातुओं के उच्च हुआ करते थे, इनके कम है। इनके कम इसीलिए है क्योंकि ये गैस होती हैं, इसलिए इनके जो गलनांक है और क्वथनांक है वो निम्न होते हैं, कम होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। इनके धातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के कैसे धातु ऑक्साइड हुआ करते थे, धातुओं के हुआ करते थे क्षारीय प्रकृति के, जो क्षार के लक्षण प्रदर्शित करते थे। लेकिन ये है अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, या उदासीन भी होते हैं, ना उनमें क्षार होता है ना उनमें लवण होता, ना उनमें क्षार होता है ना उनमें अम्ल होता है। तो इन्हें उभयधर्मी प्रकृति के भी कह सकते हैं, उभयधर्मी हो सकते हैं।
तो ये जो पॉइंट है केवल जो है धातु के उल्टे ही है, यानी कि जो धातु करता है वो अधातु नहीं करती है। एक तो पॉइंट हो गए जो कॉमन हो गए, बाकी कोई भी पॉइंट मतलब जैसा अलग है, सभी पॉइंट अलग है। आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा धातु और धातु क्या कहलाते हैं। अब बात आती है धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं और कौन कौन से पदार्थ रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं। तो आप हम लोगों को ये समझना है कि अब ये क्या बनाते हैं और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, तो इनको रिएक्शन के तौर पर हम समझ सकते हैं। चलिए फिर इनके देखते हैं। जो रासायनिक गुणधर्म है यहाँ भी ऐसे मिला लिखा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। नंबर 1 पर बात आती है कि धातुओं को वायु के दहन कराने पर क्या होता है। तो बात आती है यहाँ पर कि धातुओं को वायु के साथ दहन कराने पर क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि जो धातु है वो वायु से दहन मतलब होता है यहाँ पर जलना, यानी कि जलना है, किसी भी ऑक्सीजन होती है हमारी वायु में, उसी से रिएक्शन कराने पर क्या होता है। चलिए फिर देखते हैं धातुओं को वायु में दहन कराने पर क्या होता है। जैसे कि कोई भी धातु है वह ऑक्सीजन से किस प्रकार से रिएक्शन करती है और रिएक्शन कैसे करती है, वो यहाँ पर हम लोगों को देखना है। तो दहन यहाँ पर इसलिए आता है कि बहुत से पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें जो धातु होती है बहुत सी, वो इनको रखने पर या जलने पर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जलने लगती है, इसीलिए उनको केमिकल पदार्थों में रखा जाता है। जैसे कि Na है, एक सोडियम पदार्थ है, इसको अगर हम खुला रख देते हैं तो इसमें आग लग जाती है, ये जलने लगता है और जल के पिघल जाता है। तो इसीलिए हमेशा ऐसे मिट्टी के तेल में या केरोसिन में रखा जाता है, कभी भी खुला छोड़ के नहीं रखते हैं। तो इसी प्रकार हम लोगों को और भी देखना है कि और भी कैसे पदार्थ होते हैं जो वायु से क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर कॉपर को हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है। ये जो धातु है ऑक्सीजन के साथ जुड़कर धातु ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे बनता है। कॉपर है, इसको हमने ऑक्सीजन में खुला रख दिया है, गर्म करके इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बनाता है यहाँ पर, तो ये बनाएगा धातु ऑक्साइड CuO। धातु ऑक्साइड वे कहलाते हैं जिनमें कोई भी धातु में ऑक्सीजन का जुड़ा होना धातु ऑक्साइड कहलाता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ले लेते हैं और यहाँ 2 ले लेते हैं और ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हमारी वो बैलेंस हो गई है और हम देख सकते हैं कि जो कॉपर धातु है उसने ऑक्सीजन से क्रिया की और धातु ऑक्साइड का निर्माण किया। तो बात आती है धातु ऑक्साइड क्या होते हैं। जैसा कि मैंने पॉइंट में बताया था कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ ही धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के होते हैं और उनसे आपस में रिएक्शन करके उदासीन हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए धातु का ऑक्सीजन से क्रिया करना धातु ऑक्साइड कहलाता है और ये धातु ऑक्साइड हमारा इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। नंबर 2 पर बात आती है जो धातु के रासायनिक गुणधर्म के नंबर 2 पर बात आती है कि धातु की जल से क्रिया, यानी कि धातु जल से क्रिया कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि धातुओं को जल से रिएक्शन कैसे कराते हैं या वो कैसे रिएक्शन करते हैं। तो कोई भी धातु है वो जल से क्रिया तो करती है, लेकिन वह धातु अलग अलग प्रकार के जल से क्रिया करती है। जैसे कि कोई ठंडे जल से रिएक्शन करेगा, कोई गर्म जल से रिएक्शन करेगा, तो कोई भाप से क्रिया करेगा। जो पदार्थ सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, यानी कि जो फुल एनर्जी से भरा होता है या कभी स्वतंत्र नहीं पाया जाता है, वो जल से रिएक्शन करेगा। तो जैसे कि देखते हैं कि जो पोटेशियम है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है K। पोटेशियम है या सोडियम है, सोडियम Na, ये हमेशा ठंडे जल से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद क्या बनाते हैं, ये रिएक्शन के बाद धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे कि पोटेशियम है, ये जल से क्रिया करके
धातु ऑक्साइड बनाएगी और H2 गैस निकलती है, प्लस में ऊष्मा भी हमारी निकलती है। यहाँ पर जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे कि मैंने बताया पोटेशियम, सोडियम, ये जल से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। अब आगे हमें देखना है कि इन्होंने तो ठंडे जल से क्रिया करी, लेकिन वो धातु कौन सी है जो गर्म जल से रिएक्शन करती है। ये आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आता है। तो गर्म जल से हमारी जो Mg धातु है, जो मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु, ये हमेशा गर्म जल से रिएक्शन करती है। जो यहाँ पर H2O लेते हैं उसको लिख देते हैं बॉयल, गर्म, उबलते हुए पानी से भी कह सकते हैं अपन। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस में ऊष्मा। ऊष्मा इसलिए निकलती है क्योंकि ये ऊष्मा छिपी रिएक्शन होती है। और ये तो बात हो गई गर्म जल की, यानी कि जो Mg धातु है, मैग्नीशियम धातु, ऐसे भी कुछ और भी धातुएं होती हैं जो गर्म जल से रिएक्शन करती हैं। यहाँ पर आप लोगों को देखना है केवल Mg धातु को, यानी मैग्नीशियम धातु को देखते हैं कि ये बॉयल जल से यानी कि गर्म जल से रिएक्शन करके धातु ऑक्साइड MgO बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, प्लस में ऊष्मा निकलती है। तो वो कौन सी धातु होती है जो भाप से रिएक्शन करती है, भाप से अभिक्रिया। जो हमारी इसमें हम देखते हैं भाप से कौन सी रिएक्शन करती है, तो वो होती है हमारी धातु Fe और Cu। एक कॉपर है, कॉपर आयरन यानी कि लोहा, जे है ना, ये भाप से क्रिया करती है। ठंडे जल में डालने पर कोई भी क्रिया नहीं होगी या गर्म जल में डालने पर कोई भी क्रिया नहीं होती। जो हम जल उबालते हैं तो ऊपर आपने देखा होगा कि कुछ अगर हाथ लगाए तो गीला हो जाता है, वो भाप निकलती है ना जल से, ये उसी से रिएक्शन करती हैं। ये Fe की रिएक्शन H2O से करवा दें तो यहाँ पर बनेगा FeO प्लस H2 और प्लस में ऊष्मा निकल जाएगी। तो ये कुछ एक जो है एक भाप से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है और साथ में ही ऊष्मा का निष्कासन होता है। इसको बैलेंस कर देते हैं 2Fe तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने रिएक्शन बैलेंस सिखाया है पहली वीडियो में, तो ये भाप से रिएक्शन करती हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो धातु होती है, मैं बताया धातु क्या कहलाते हैं और अधातु होती है, अधातु क्या कहलाते हैं। अब इनको देखना है कि जो धातु होती है और अधातु होती है ये परस्पर आपस में कैसे क्रिया करेंगे या कर रहे हैं। तो अब इनको अभिक्रिया के बारे में जानना है कि ये कैसे जुड़ते हैं और कैसे बॉन्डिंग करते हैं और किस प्रकार से अपने अपने बॉन्ड बनाते हैं। और कई प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो जुड़े होते हैं कि धातु और अधातु कैसे रिएक्शन करते हैं वो देखते हैं। मैंने यह टॉपिक डाला है कि धातु और अधातु परस्पर आपस में क्रिया कैसे करते हैं। हमको समझना है कैसे करते हैं। जैसे कि मैं एक सोडियम धातु ले लेता हूँ। आप सभी जानते हैं सोडियम एक धातु है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि धातु वे कहलाते हैं जो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं, धनायन में परिवर्तित हो जाते हैं और इनने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो ये क्यों इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, इसलिए बात करते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनका परमाणु कैसे भरे होते हैं और परमाणु क्रमांक क्या होता है। इनका परमाणु क्रमांक होता है जैसे 11। तो ये किस प्रकार, जैसे ये सोडियम धातु है, इसका एक बीच का पॉइंट है, नाभिक है, तो इसमें कुछ कोष होते हैं, जैसे कि 1 कोष, 4 होते हैं, 2 कोष, 3 कोष और एक चौथा कोष। इस प्रकार के कोष होते हैं जिनको नाम दिया जाता है K, L, M और N। तो ये जो K है इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और L में 8 भरते हैं। जो M है हमारा इसमें भी 8 भरते हैं
और जो N है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कि सोडियम 11 होता है तो इसके जो इस प्रकार से भरा होता है 2 8 और 1 इस प्रकार से भरा होता है। 2 कम में आएंगे, K में भरा होता है, कक्षाएं होती हैं। तो जो L है ये जो कक्षा है जो 8 है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पूरा भरा है, जो सोडियम है वो पूरा यहाँ तक भर जाता है। लेकिन इसमें जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो ये त्यागता है तो वह इसको डिस्टर्ब करता है, क्योंकि इसकी जो M कक्षा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए, लेकिन कितने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर इसीलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, क्योंकि ये 8 तो कर नहीं सकता, क्योंकि जो इसका स्पेस है वो यहीं तक सीमित है। तो ये अपनी जो है ना L कक्षा में ठीक ठाक रहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन भरता है, तो ये इस प्रकार से सही प्रकार से रहता है और इसके जो फुल फिल्ड हो जाते हैं, तो ना इसको अब इसकी किसी की जरूरत है ना ये कम करेगा। तो इसीलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कितने बना लेता है 2 8 यानी कि इसका जो अंतिम कक्षा है वो पूरी भरी है, ना इसको किसी की जरूरत है। तो अब इसी प्रकार अधातु होती है, जैसे कि मैंने एक अधातु ली क्लोरीन, तो कितना होता है, क्लोरीन होता है 17 यानी कि 2 8 8 7 सॉरी 2 8 7 ये हो गई हमारी 17। क्लोरीन कितनी हो गई 17। तो ये क्लोरीन में भी देख लेते हैं, जो K कक्षा है तो उसमें क्लोरीन कितने हैं 2 भरे हैं, और जो L कक्षा है जिसमें 8 L में 8 ही भरे हैं, तो इसका ये पूर्ण तरह है। अब जो M कक्षा आती है क्लोरीन की उसमें कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन के पास कितने होते हैं 7 होते हैं। इसीलिए फिरता है कि मुझे कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। क्लोरीन यहाँ वहां घूमता रहता है, अगर इसको यदि 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये कैसा हो जाता है 8 बना लेगा। तो इलेक्ट्रॉन 8 बना के इसका जो परमाणु होते हैं वो 18 हो जाएंगे, तो ये पूरा फिल हो जाएगा। फिर इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ये कम रिएक्शन होगा। अगर इसको 18 मिल गए तो अत्यधिक क्रियाशील हो जाएगा, जैसे कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जोड़ देता है। इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो धनायन में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जो एक सोडियम है, सोडियम और जो क्लोरीन है, ये सोडियम एक धातु है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है धनायन में परिवर्तित हो रहा है, और ये जो धातु है क्लोरीन, ये धातु अब 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन में परिवर्तित होता है। तो हम लोगों को देखना है कि ये दोनों आपस में क्रिया कैसे करते हैं। तो जैसे कि सोडियम है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, ऐसे खाली स्थान पे तो त्यागेगा नहीं, वही त्यागेगा जहां इसका कोई इलेक्ट्रॉन ले सके, और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरने हैं, तो यहाँ वहां घूमता रहेगा। मान लो सोडियम इसके पास आया, क्लोरीन के पास, सोडियम ने कहा मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या आपको चाहिए? तो क्लोरीन ने कहा मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मुझे क्या आप 1 इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लिया, जो दिख रहा है आपको, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के पास है। अभी फिर रहा है यहाँ वहां कि मेरा कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरा कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो यहाँ पर जैसे क्लोरीन आ गया, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? अभी 7 है। तो यहाँ पर 2 6 और 1 7। अभी फिर रहा है कि कहीं मुझे कहीं से भी 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाए। तो सोडियम कहता है भैया मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे साथ जुड़ जा। तो यहाँ सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा। तो इसी प्रकार जो सोडियम है वो ऐसे जुड़ जाता है, सोडियम और क्लोरीन जुड़ गया। इसके पास इलेक्ट्रॉन चला गया, ये भी अपना फुल फिल्ड हो गया, 10 हो गए, और ये भी अपना 18 हो गया। तो अब इसको किसी से भी इलेक्ट्रॉन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब ना इसको किसी से इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ेगी। और धातु, ये जो धातु है सोडियम और जो अधातु है, ये आपस में जुड़ सकते हैं, जुड़कर
कंपाउंड बनाएंगे जो होता है हमारा NaCl। इसी प्रकार से जो धातु सोडियम है वो क्लोरीन अधातु है, इसी प्रकार से रिएक्शन करते हैं और इसी प्रकार से जुड़ते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं Mg भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है MgCl2। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ता है, Mg मैग्नीशियम धातु 2 क्लोरीन जोड़ता है, क्योंकि इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इसी प्रकार जितने भी धातु है अधातु से इसी प्रकार से रिएक्शन करते हैं, जैसे कि ये है, मैंने आपको बताया ये जो सेल्स होती है इनकी जो कक्षाएं होती हैं वो 4 होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जिस धातु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है त्याग देते हैं, इन्हें अधातु को इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ते हैं तो ये मांग लेते हैं, ले लेते हैं और इसी प्रकार जुड़ जाते हैं। और जब इनको घोला जाता है तो इसीलिए Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है, क्योंकि जो इनके बीच का बंध होता है जो इलेक्ट्रॉन से बना होता है वो टूट जाता है घुल के, इसलिए Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो हमने यहाँ पर धातु अधातु की परिभाषा देख ली, धातुओं के गुणधर्म देख लिए और धातु एवं अधातु आपस में कैसे क्रिया कर रहे हैं ये भी देख लिए। यदि अभी भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो भी लाइक करिए। थैंक यू।